हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल दृष्टि एनसीईआरटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। गाइस, कल हमने चैप्टर 9 किया था मौर्योत्तर काल। आज हम करेंगे चैप्टर 10 इन क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 10, जो कि हमारा है गुप्त काल। क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश की स्थापना जो है श्री गुप्त ने की थी। गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट था गाइस, जो कि ये है चंद्रगुप्त फर्स्ट। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में गुप्त संवत चलाया था 319 से 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करके विवाह प्रकार का सिक्का चलाया था। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था, प्रथम था, उसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ शादी करके उसने विवाह प्रकार का सिक्का चलाया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख प्रशस्ति से पता चलता है। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था। अब समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, तो दत्ता देवी था। नेक्स्ट आते हम, प्रयाग अभिलेख प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा काव्य रूप में की गई। प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा। हरिसेन ने प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है, जो कि ईश्वर के। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने संस्कृत में की थी, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट है कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणापथ के 12 शासकों पर विजय प्राप्त किया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, पराक्रमांक आदि का उपाधि धारण किया था। आर्यवर्त के 9 राजा थे, रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। दक्षिण भारत के प्राचीन शासक थे कौशल का महेंद्र, महाकांतार का व्याघ्रराज, कौशल का मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोठर का स्वामीदत्त, एंडर पल का दमन, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, बेंगी का हस्तिवर्मा, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुस्थलपुर का धनंजय। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल की है। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र रामगुप्त जैसे शासक का उल्लेख मिलता है। रामगुप्त के बाद उसका भाई चंद्रगुप्त सेकंड शासक बना। रामगुप्त के बाद उसका भाई चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुबेर नाग राजकुमारी था। चंद्रगुप्त द्वितीय को इतिहास में देवराय एवं देवगुप्त के नाम से जानते हैं। 57 ईसा पूर्व में विक्रम नाम का उज्जैन क्षेत्र के स्थानीय शासक ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की स्थापना की तथा सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये गाइस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि किसको हराने के लिए शकों को हराने के लिए विक्रम संवत की स्थापना की गई और सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लोह स्तंभ महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन से ज़्यादा वजन है। चंद्र नामक शासक का जिक्र आता है इसमें। चंद्रगुप्त की माता कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त प्रथम वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए मयूर शैली का सिक्का चलाया था। कुमारगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त शासक बना। स्कंदगुप्त ने मध्य एशिया के आक्रमणकारी हुनों को परास्त किया था। कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। गुप्तों के बारे में जानकारी अभिलेखों, सिक्कों एवं विदेशी स्रोतों से मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 388 ईस्वी में रुद्र सिंह थर्ड को पराजित किया। गुप्त राजवंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना जाता था।
गुप्त काल को साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में स्वर्ण काल कहा गया है। गुप्तकालीन पुस्तक एवं उसके रचयिता। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पुस्तक रचयिता आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहद जातक वराहमिहिर, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त, नीतिसार कामदंग, अष्टांग हृदय वाग्भट्ट। गुप्त राजा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सीता प्रथा के विषय में जानकारी मिलती है। गुप्त काल में भूमि पर उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि, खिल भूमि कृषि योग्य भूमि न होना, वस्तु भूमि निवास करने योग्य भूमि, अपृहत भूमि जंगली भूमि। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी। हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक मुख्य न्याय अधिकारी थे। ये कुमारा मात्य मंत्री तथा महासंधि विग्रहिक युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री था। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सार्थ व व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुल्लिक, मुख्य शिल्पकार, कायस्थों के प्रधान। सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। भूमि से ये कर वसूलते थे जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे, वे सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। व्यापारियों के एक संगठन का नाम नगरम था तथा इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। कालिदास के सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत नामक एक राजा तथा विश्वामित्र और उर्वशी की पुत्री शकुंतला की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात है। फहान जिसको फहान हम बोलते हैं, अगर निमन अछूत लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते थे। ये आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है। इनमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि सूर्य रोज निकलता है और डूबता है। आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया है। वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली। कालिदास द्वारा माल विक्राग्री, मित्रम, विक्रमो वर्षियम, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतु संहार आदि रचना की गई। ब्रह्मगुप्त महान खगोलविद ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में लिखी है कि पृथ्वी स्वभावतः सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है, नारद ने दास मुक्ति अनुष्ठान का उल्लेख किया। गुप्त काल में प्रांत को भुक्ति कहते थे। पुंडवर्धन भुक्ति उत्तरी बंगाल से संबंध था। गुप्त काल में ताम्रलिपि तमलुक पूर्वी तट पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। ताम्रलिपि सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थी गुप्त काल में। अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर का लेख प्रयागराज में मिलती है। कुमारगुप्त फर्स्ट महागोविंद में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। महोदयनगर और कान्य कुब्ज के नाम से कन्नौज को जाना जाता था। मिहिर कुल हुन आक्रमणकारी को यशोवर्धन ने पराजित किया था। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रभावती गुप्त। आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375 से 415 ईस्वी की पुत्री थी। इसमें क्या है, प्रभावती गुप्त जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती का विवाह दक्कन पठार के वाकटक परिवार में रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। प्रवरसेन फर्स्ट
प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे, तो प्रवरसेन प्रथम ने किए थे। ये वाक्टक राजवंश का एकमात्र शासक था जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण किया था। संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। इसका एक कारण हो सकता है कि क्योंकि वह एक रानी है, आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों से एक थी और इसलिए उनका ये उदाहरण एक विरला ही रहा हो। सम्राट वर्ग और शिल्पकार, इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं जिन पर चमकंदा कलाई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र कहा जाता है। गाइस ये शिल्पकार, ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको स्किप करती हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा इन सबको। ये इंपॉर्टेंट। गुप्त काल में रुपये का चांदी के सिक्के को कहा जाता था। तो रुपये का किसको कहा जाता था, चांदी के सिक्के को कहा जाता था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गुप्त कालीन प्रमुख साहित्य रचना। ये इंपॉर्टेंट है। देखा कृति कालिदास। अब कालिदास की क्या क्या रचनाएं थी, तो ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान, शकुंतलम, मालविका, गृमित, विक्रमोर्वशीयम, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, दांडी काव्य दर्शन, दशा कुमार चरित, अवंती सुंदरी, भास, स्वपन वासवदत्ता, चारुदत्ता, अरुभंग, वरा मिहिर, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, आर्यभट्ट, आर्यभट्टीम, वात्स्यायन, कामसूत्र, शूद्रक, मृच्छ कटिकम, भारवी, किरात जूर्नियम, अमर सिंह, अमरकोश, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, भट्टी काव्य, चंद्रगोमिन, चंद्र व्याकरण, चरक संहिता, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत, बुद्धघोष, विशुद्धिमग्ग, असंग योगाचर, वत्स भट्टी, रावण वध। अब गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी, विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर, शिव मंदिर खोर नगोद मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश, भीतरगांव मंदिर भीतरगांव कानपुर। गाइस ये था हमारा गुप्त काल का चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी का। गाइस अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट लगता है तो हमें कमेंट करिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।